Welcome back. Once again, we are here to proceed ahead with our discussion, which is going on related to auxiliary verbs. और इस संबंध में जो लास्ट वीडियो था वो फर्स्ट वीडियो था ऑक्सिलियरी वर्ब का, और बहुत ध्यान से इन सारे चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, सलाह है हमारी कि वीडियोस को कंटिन्यूड देखिए, नोट बनाइए और जहाँ ज़रूरत पड़े उस नोट को रेफ़र करते हुए आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। एक चीज़ जान लीजिए कि अंग्रेजी ग्रामर जस्ट मैथमेटिक्स है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो यू विल हैव नो डिफ़िकल्टी एट ऑल इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ग्रामेटिकल आइटम्स इन इंग्लिश। बट अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको रट के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप इसको मैथमेटिकल वे में समझिए, कंसेप्चुअल वे में समझिए, तो आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कुछ एक्सरसाइजेज कर लेंगे और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट अस प्रोसीड। ऑक्सिलियरी वर्ब की चर्चा हो रही थी। इनके बारे में कहा गया था कि इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, क्या मदद करते हैं ये हमारी, जिसके चलते इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आई डू नॉट इंटेंड टू गो बैक इनटू दैट डिस्कशन अगेन। बार बार उस चीज़ की चर्चा नहीं करनी है। अब आज हमें जो चर्चा करनी है वो है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स या काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये 3 प्रकार का होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब के 3 वेराइटीज है। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ऑक्सिलियरी वर्ब की 3 वेराइटीज है। एक वेराइटी है टू बी, दूसरी वेराइटी है टू डू, और तीसरी वेराइटी है टू हैव। ऑक्सिलियरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब्स की 2 वेराइटी है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में आपको बताया गया था, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, और एक तीसरा बताया गया था मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब। हम प्राइमरी, यहाँ पर सुधार लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा गया कि ये डुअल कैरेक्टर वाले होते हैं। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ये अकेले आ रहे हैं तो मेन वर्ब का काम करते हैं, और किसी अन्य वर्ब के साथ आते हैं तो वो असिस्टेंट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ब्स को प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहा जाता है। और इनकी 3 वेराइटी है, टू बी, टू डू, टू हैव। इनके 3 संतान हैं। पहला संतान है टू बी, दूसरा संतान है टू डू, और तीसरा संतान है टू हैव। फिर इस टू बी फैमिली में जो वर्ब्स हैं वो हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। ये है आपका टू डू फैमिली के, टू बी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या। ये सारा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में आएगा, और प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में इसको टू बी फैमिली का
प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाएगा। नाउ ये दूसरा है टू डू फैमिली। इसके जो संतान हैं वो हैं डू, डज और डिड। ये टू डू फैमिली में 3 मेंबर्स हुए। टू हैव फैमिली में भी 3 मेंबर्स हैं, हैज, हैव और हैड। ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के 3 प्रकार, टू बी, टू डू और टू हैव। फिर टू बी फैमिली में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। टू डू फैमिली में डू, डज, डिड और टू हैव फैमिली में हैज, हैव और हैड। इनका ये क्लासिफिकेशन है। नाउ वी विल डिस्कस टू बी फैमिली, टू डू फैमिली, टू हैव फैमिली सेपरेटली और कहाँ कहाँ उनका यूज होता है एसेंशियली, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं टू बी फैमिली से। आप नोट बना रहे हो और उस समय आपको परेशानी हो तो आप वीडियो पॉज करके और रुक के वहाँ पर आप नोट तैयार कर सकते हैं। नाउ टू बी फैमिली, पता है आपको कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब है और ऑक्सिलियरी वर्ब में भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है। और प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में आपको बताया जा चुका है कि ये डुअल कैरेक्टर्स वाले वर्ब होते हैं। मतलब अगर ये अकेले किसी वाक्य में आ रहा है तो मेन वर्ब का काम करेगा और अगर किसी अन्य वर्ब के साथ आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करेगा। टू बी फैमिली जैसा कि ऊपर लिखाया गया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। अब इनके बारे में जानिए कि ये चूंकि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की कैटेगरी के हैं तो पहली बात इनके साथ ये होगी, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के साथ होगी कि व्हेन द वर्ब ऑफ टू बी फैमिली, मतलब ये सब में से कोई एक, इज यूज्ड एलोन इन ए सेंटेंस, it works as the main verb। ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की विशेषता है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चाहे वो टू बी फैमिली का हो, चाहे वो टू डू फैमिली का हो, चाहे वो टू हैव फैमिली का हो, कि अगर वाक्य में अकेले आ रहा है तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। जैसे ही इज ए टीचर, इस सेंटेंस में इज आया हुआ है जो टू बी फैमिली का है। इस लिस्ट में देखिए इज है, आई एम ए डॉक्टर, एम इस टू बी फैमिली के ग्रुप में है, ये अकेले आया है इस सेंटेंस में, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है। देयरफॉर इसमें जो इज आया वो मेन वर्ब है, इसमें जो एम आया वो मेन वर्ब है, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता है कि अगर ये अकेले किसी वाक्य में आ रहे हैं
तो इनको हम मेन वर्ब कहेंगे, ये मेन वर्ब का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट, when these verbs are used with another verb, तो they work as helping verb या auxiliary verb। When these verbs are used with another verb, तो they work as helping verb या auxiliary verb। जैसे एग्जाम्पल के रूप में they were playing cricket, I was writing a letter। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें वेयर आया हुआ है, इसमें वाज आया हुआ है, ये इस लिस्ट में शामिल है, वाज भी शामिल है, वेयर भी शामिल है, मतलब ये टू बी फैमिली का हो गया। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में इनके अलावा एक वर्ब, मेन वर्ब यहाँ आया हुआ है, इसमें प्लेइंग आया हुआ है, इसमें राइटिंग आया हुआ है, जो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जैसे ही किसी सेंटेंस में आ जाएगा, वहाँ पर टू बी फैमिली का या किसी भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी फैमिली का जो वर्ब आया हुआ होगा वो असिस्टेंट वर्ब हो जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वो ऑक्सिलियरी वर्ब हो जाएगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में बैठा के रखना है। नाउ अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि टू बी फैमिली वाले जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं उनका ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ एसेंशियल यूज होता है, किस किस स्थिति में इनका प्रयोग आपको करना होगा, नहीं करने पर आपका काम वो नहीं हो पाएगा। तो थर्ड पॉइंट इसका है कि टू बी फैमिली के वर्ब्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो इनकी उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता है वो क्या है। तो इसमें the most essential use of an auxiliary verb from to be family is to write a sentence in any imperfect or continuous tense। बहुत ध्यान से देखिए, और इस चीज़ को अगर आप समझ गए
तो आपको टेंस में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पार्टिसिपल जो इसके पहले ख़त्म हुआ है उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी चर्चा इनडायरेक्ट वे में या दूसरे शब्दों में पार्टिसिपल के समय भी की जा चुकी है, अगर आपको पार्टिसिपल का वीडियो ध्यान में होगा तो मेरा यहाँ कहना ये है कि ये मोस्ट एसेंशियल यूज मतलब हो गया कि जिसके बिना आपका काम नहीं होगा। कौन सा काम? अगर आपको कोई सेंटेंस किसी इम्परफेक्ट टेंस को कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है, इसकी चर्चा टेंस के वीडियो में होगी, बट अभी जान लीजिए कि इम्परफेक्ट टेंस कहिए या कंटिन्यूअस टेंस कहिए एक ही बात है। तो इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई वाक्य आपको लिखना है अंग्रेजी में, तो वो काम तब तक नहीं होगा जब तक आप टू बी फैमिली से किसी वर्ब को ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में उस सेंटेंस में नहीं लाते हैं। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है, इस तरह का जो कंटिन्यूटी बताने वाला या इनकम्प्लीटनेस बताने वाला जो टेंस होता है वो इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट इम्परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर इम्परफेक्ट भी हो सकता है। तो चाहे वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट इम्परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर इम्परफेक्ट हो, किसी भी इम्परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस लिखना है तो दैट कैन नॉट बी डन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सिलियरी वर्ब, ए हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम टू बी फैमिली। जैसे हमें लिखना है मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस है, इसको अंग्रेजी में लिखना है। ये इम्परफेक्ट टेंस है। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण। मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ जो आदमी कह रहा है, इट मीन्स कि द वर्क ऑफ राइटिंग द लेटर इज इनकम्प्लीट, इट इज गोइंग ऑन, इट इज कंटिन्यूअस। तो अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखना है तो क्या होगा? आई डू राइटिंग ए लेटर। मन में कुछ भी आए लिख दें, अंग्रेजी लिखना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट है तो आपका हश्र जो होगा वो होगा कि यहाँ आप 0 मार्क्स लेके आएंगे, क्रॉस लगा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इम्परफेक्ट टेंस वाला वाक्य लिख रहे हैं। ये इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य लिख रहे हैं और आप ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में ले आ रहे हैं किसको? टू डू फैमिली से बुला के ला रहे हैं। जबकि आपको कहा जा रहा है, डंके की चोट पर कहा जा रहा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन कहा जा रहा है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर इम्परफेक्ट टेंस की रचना करनी है, इम्परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य लिखना है, तो दैट विल बी डन ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सिलियरी वर्ब फ्रॉम टू बी फैमिली। तब हम इसको अब सही करें तो इस वाक्य को अगर हम सही करते हैं और लिखते हैं कि आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ये तो हम लिखते हैं, ये सही भी होता है, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। बट यहाँ ये सही नहीं है, फिर ये गलत है, क्योंकि ये
टेंस जो है वो इम्परफेक्ट है, और हम जो वर्ब का इसमें जो हमने वर्ब का प्रयोग किया है वो इम्परफेक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं हमको टू बी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब सही करें कि आई एम राइट ए लेटर। क्या ये प्रयास हमारा सफल रहा? रिजल्ट है कि फिर एक बार आप मुंह की खा रहे हैं, फिर एक बार आप गर्दा उड़वा लिए अपना। ये भी गलत है। क्यों गलत है? अब ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में इस चीज़ को बताऊंगा और उसके बाद में क्लियर होगा वो। तो चौथी बात मैंने कहा तीसरी बात के रूप में कि अगर कहीं कोई इम्परफेक्ट टेंस में वाक्य लिखना है तो दैट विल बी डन ओनली व्हेन एन ऑक्सिलियरी वर्ब फ्रॉम टू बी फैमिली इज प्रेजेंट देयर। नाउ चौथी बात, whenever an auxiliary verb from to be family is used to write an imperfect tense, the main verb, ध्यान रखिए यहाँ हम कह रहे हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में टू बी फैमिली वाले का प्रयोग, मतलब एक दूसरा वर्ब उसके साथ जरूर रहेगा तभी ये ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाएगा। ये पहले बताई जा चुकी है बात। तो टू राइट एन इम्परफेक्ट टेंस द मेन वर्ब आफ्टर इट must be in its present participle form। और मैंने जानबूझकर यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा है कि भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसकी चर्चा हो चुकी है पहले के वीडियो में, जिस समय मेन वर्ब की बात हो रही थी उसमें ये चर्चा हुई थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट फैमिली की चर्चा हो रही थी, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा की गई थी। ये कौन सा फॉर्म होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा? यस, इट इज V4 फॉर्म। V4 यानी ING फॉर्म। ये तो आप वाकिफ हैं, जिन लोगों ने भी पार्टिसिपल का वीडियो देखा होगा उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है क्लियर तो ये अफसोस की बात है, और ये ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को फिर एक बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 फॉर्म। कहने का मतलब कि जब टू बी फैमिली का कोई वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में किसी सेंटेंस में आ रहा है तो मतलब वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है मतलब उसके साथ एक और मेन वर्ब आ रहा है। तो वो जो मेन वर्ब आएगा वो फिर किसी दूसरे रूप में नहीं रहेगा। वो क्या होगा? जब भी होगा तो वो रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। अगर इम्परफेक्ट टेंस की रचना के लिए टू बी फैमिली के वर्ब्स का यूज आप किसी सेंटेंस में कर रहे हैं ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, तो उसके साथ आने वाला मेन वर्ब हर हाल में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म
यानी V4 फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। जैसे अभी इसके पहले आई एम राइट ए लेटर, अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एम एक ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में आया हुआ है और यहाँ V1 फॉर्म दिया गया है। क्या होगा? अगर एम को रखना है तो आपको क्या करना होगा? आई एम राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर अब आपका ये सेंटेंस अब जाके सही होगा। तो जब इम्परफेक्ट टेंस की रचना के लिए टू बी फैमिली के वर्ब्स का प्रयोग हो ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, तो उसके साथ आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब हर हाल में V4 फॉर्म में होगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। नाउ 5th पॉइंट, पांचवी बात, ये क्या है? अब टू बी फैमिली के वर्ब्स का ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यूज क्या है? तो वो है the use of an auxiliary verb from to be ग्रुप या फैमिली, जो भी कह लीजिए आप, मतलब इनमें से इज मोस्ट एसेंशियल टू राइट ए पैसिव सेंटेंस। अरे इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस समझना है। इसकी भी चर्चा हो चुकी है, बातें अब रिपीट होंगी। टेंस में जाएंगे उसमें भी बहुत सारी बातें रिपीट होंगी, नरेशन में भी बहुत सारी बातें रिपीट होंगी जो अब तक बताई जा चुकी हैं। ये बात भी आपको बताई जा चुकी है। अब जरा आप बैक होके जाइएगा पास्ट पार्टिसिपल के यूज में, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में ये बातें बताई गई हैं कि पैसिव सेंटेंस जब होता है तो बिना पास्ट पार्टिसिपल के वो नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है? टू बी फैमिली के वर्ब्स का दूसरा मोस्ट एसेंशियल यूज जिसके बिना आपका काम नहीं होगा, वो क्या है कि अगर आप कोई पैसिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं, वॉइस के अंतर्गत ये बातें होंगी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव फॉर्म में अगर कोई वाक्य आप लिखना चाहते हैं तो यू विल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सिलियरी वर्ब फ्रॉम टू बी फैमिली। जैसे शी राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस पूछा जाए कि एक्टिव है कि पैसिव है। मैंने बताया था एक्टिव और पैसिव के टेस्ट करने का तरीका जब पार्टिसिपल के वीडियोज़ की बात हो रही थी उस समय, और मैंने कहा था कि आपको एक ही दो चीज़ देख लेना है कि उस सेंटेंस में अगर कहा जाए आपसे कि इसको आप पैसिव कह दीजिए, तो आपको ऐसा कहने के पहले दो चीज़ देखना है कि वेदर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सिलियरी वर्ब फ्रॉम टू बी फैमिली और नॉट। टू बी फैमिली वाले कोई इसमें कुटुंब आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, ये देखना है।
अगर नहीं आए हुए हैं तो ये पैसिव का महाजग नहीं होगा, उसको स्टॉप कीजिए। तो टू बी फैमिली का कोई मेंबर होना ही चाहिए। और दूसरा कहा गया था आप लोगों को, दूसरा चीज़ देखिएगा कि उसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म आया है कि नहीं आया है। इसमें आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में दोनों में से कुछ नहीं है, ना तो टू बी फैमिली का कोई दिखाई दे रहा है और न ही V3 दिखाई दे रहा है। देयरफॉर हम आंख बंद करके कहेंगे कि ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ए लेटर इज रिटेन बाई हर। ये पैसिव हो गया इसका। तो अब इस सेंटेंस में देख रहे हैं ये पैसिव कैसे हुआ। इसमें ये मामा फैमिली वाले जिनकी उपस्थिति शादी में अनिवार्य है ये पधार चुके हैं। इनमें से ये मामा का बेटा हालांकि आया है, बट फैमिली उसका प्रतिनिधित्व हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया इज, और ये क्या हो गया V3 हो गया। तो टू बी V3 ये कॉम्बिनेशन जहाँ हो जाएगा वो केवल और केवल पैसिव सेंटेंस होगा। फिर वही डायलॉग मैं दोहरा रहा हूँ जो आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल का वीडियो में जो चर्चा हुई थी उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन इसको इस संदर्भ में आपको जानना है कि टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलियरी वर्ब का एसेंशियल यूज कहाँ कहाँ होता है। अब छठी बात, कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब की बात हो रही है, मतलब हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। टू बी फैमिली वाले का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग होता है, ये आप जान चुके हैं क्योंकि ये डुअल कैरेक्टर वाले हैं। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका क्या क्या यूज है। और उसमें उस क्रम में आपको बताया गया कि अगर हम कोई पैसिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो उसमें टू बी फैमिली का ऑक्सिलियरी वर्ब अनिवार्य रूप से होना चाहिए। When an auxiliary verb from to be family is used to write a passive sentence, it must be followed by the main verb in its past participle। मतलब V3 फॉर्म। क्या होना चाहिए कि मेन वर्ब जो आना चाहिए वो हर हाल में V3 फॉर्म में आना चाहिए। जैसे फिर वही सेंटेंस में ला रहा हूं, सी राइट्स ए लेटर is yes written by her। टू बी फैमिली आ गया, टू बी फैमिली का प्रतिनिधि आ गया और V3 हो गया। ये वाक्य आपका पैसिव हो गया। नाउ नेक्स्ट एसेंशियल यूज ऑफ टू बी वर्ब्स।
टू बी verbs are also used to suggest readiness क्या है? टू बी verbs आर यूज टू सजेस्ट रेडीनेस, मतलब तैयारी, मतलब कोई काम तुरंत होने वाला है। जैसे हम कहें गाड़ी खुलने वाली है, वह आने वाला है, मैं जाने को हूं। इस तरह का मतलब एवरीथिंग इज रेडी एंड द एक्शन इज अबाउट टू टेक प्लेस। इस तरह के सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए टू बी फैमिली के वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। जैसे गाड़ी खुलने वाली है, द ट्रेन इज टू डिपार्ट, वह आने वाला है, ही इज टू कम, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। इस तरह के सिचुएशन के लिए हम टू बी फैमिली के वर्ब्स का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में करते हैं। ये सब जगह ऑक्सिलियरी वर्ब है। देखिए यहाँ पर इज के बाद में टू डिपार्ट मेन वर्ब है, ही इज टू कम मेन वर्ब है, आई एम टू गो मेन वर्ब है। मतलब यहाँ पर इसके साथ एक वर्ब आया हुआ है, इसलिए ये ऑक्सिलियरी वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा आठवीं बात कि when these verbs are used to suggest readiness, they are followed by फुल इन्फिनिटिव। मतलब 2 + V1, फिर फुल इन्फिनिटिव। ये शब्द रिपीट हो रहा है। फुल इन्फिनिटिव की चर्चा इन्फिनिटिव के वीडियो में पूरे डिटेल ढंग से की गई है। तो 2 + V1 के से फॉलो होगा ये। जैसे आई एम टू राइट ए लेटर, टू बी फैमिली का आया और ये फुल इन्फिनिटिव आया, मतलब V1 फॉर्म आया। तो ये इनके मुख्य यूज हैं टू बी फैमिली वालों के मेन वर्ब्स ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। अब ये नेक्स्ट पॉइंट इसका है वो पॉइंट नंबर हो सकता है ये 8 या 9 जो भी हो, देख लीजिए उसको। तो इसमें हम ये चर्चा करने जा रहे हैं
कि अब ऊपर का जो 3 स्थिति आपने देखी, क्या स्थिति थी? इम्परफेक्ट टेंस लिखना है, टू बी फैमिली वाले को बुलाइए। पैसिव वॉइस लिखना है, टू बी फैमिली वाले को बुलाइए। रेडीनेस बताना है, टू बी फैमिली वाले को बुलाइए। और किस रूप में बुलाइए? ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में बुलाइए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बुलाइए। और इनके साथ जो मेन वर्ब होगा इम्परफेक्ट के लिए तो V4 होगा, और पैसिव के लिए V3 होगा, और रेडीनेस बताने के लिए V1, 2 + V1 होगा। मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द above discussion, it is clear that an auxiliary verb from to be family, बहुत ध्यान से इसको समझिए, can be used with the main verb only in its V1, V3 और V4 फॉर्म्स। बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत मार्केबल चीज है ये, कि टू बी फैमिली का ऑक्सिलियरी वर्ब आया है ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में, मतलब उसके साथ एक मेन वर्ब आ रहा है, तो वो मेन वर्ब केवल 3 फॉर्म में हो सकता है। या तो वो V1 में होगा, 2 + V1, या फिर वो V3 में होगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और या फिर वो V4 में होगा। मतलब क्या हुआ? 10वीं और आखिरी बात वो क्या है? बस ये कंक्लूड हो रहा है कि 10, ये 10वां पॉइंट का स्टार्ट 10 से होगा। 10 V2 एंड कौन सा रूप? V5। 5 रूप होता है, तो वर्ब का V2, 10 V2 एंड V5 फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब कैन नॉट बी used with the auxiliary verb of to be family। कसम खा लीजिए कि इस टू बी फैमिली वाले जहां पर पहुंच जाएंगे उसके बाद V2 और V5 फॉर्म, V5 मतलब जिसमें SES लगा हुआ रहता है, और V2 दूसरा रूप, इन दोनों का प्रयोग कतई नहीं होगा। जैसे I was wrote a letter, ये गलत है। काहे गलत हो गया? यहां पर वाज और रोट कहा जाता है कि कटहल का कोआ खाने के बाद में पान नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पेट जो है वो इतना गैस बनता है कि फूल के फट सकता है। वही कहानी यहाँ पर हुई है कि टू बी फैमिली का ऑक्सिलियरी वर्ब आ गया और मना किया गया है कि इसका कॉम्बिनेशन V2 या V5 के साथ नहीं होगा। यहाँ ज़बरदस्ती आप कोआ खा के पान खा लिए तो गए काम से। ये सेंटेंस गलत हो गया।
क्या होगा, या तो इस वाज को हटाइए, वाज को हटाइए, बर्दाश्त हो जाएगा, काम चल जाएगा। या फिर अगर वाज से बहुत आपको प्रेम है तो क्या करना होगा, इसको या तो 2+V1 फॉर्म दे दीजिए, आई वाज टू राइट लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, ये मैं पत्र लिखने को था। या आप ऐसा कर दीजिए कि लेटर वाज रिटेन, तब भी हो गया। ये V3 आपको करना पड़ेगा, या आपको ये करना पड़ेगा, या आपको लिखना पड़ेगा कि आई वाज राइटिंग ए लेटर। ये 3 फॉर्म अलाउड है इसके साथ, 2+V1, उसके बाद V3 और V4, मतलब टू बी वर्ब्स के साथ आप V2 और V5 का फॉर्म वाले वर्ब का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। और इसी सबक के साथ, इसी चेतावनी के साथ आज की बात समाप्त हो रही है। कल हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो होगा टू डू फैमिली की। थैंक यू, गुड नाइट।